अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके गुणों व दोषों का वर्णन कीजिए। 2016 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया कि मध्यकालीन शिक्षा तथा मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन देखते हैं। इसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। उत्तर में मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर लेने के पश्चात यानी शासन स्थापित करने के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का ह्रास होने लगा था। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लाए थे। अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म और इस्लामी ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात इस्लामी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। इस पद्धति की अपनी विशेषताएं थीं, जिनका विवरण अग्र प्रकार है। जिसमें पहला पॉइंट है बिस्मिल्लाह रस्म। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के उपनयन संस्कार और बौद्ध काल के पब्जा संस्कार से मिलती जुलती थी। इसमें बालक की आयु 4 से 4 माह यानी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के यहाँ ले जाते थे। यहाँ पर बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, तब बिस्मिल्लाह रस्म शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था और बालक की औपचारिक पढ़ाई शुरू हो जाती थी। मौलवी साहब को कुछ नजराना देकर बालक को मकतब में प्रवेश दिला दिया जाता था। दूसरा है पॉइंट शिक्षा संस्थाएं। मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था के लिए दो प्रमुख अभिकरण मकतब और मदरसे थे। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मौलवी साहब के द्वारा बिस्मिल्लाह की रस्म के साथ बालक को मकतब में शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था। मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे और मस्जिद के मौलवी साहब ही मकतब में शिक्षण का कार्य करते थे। मकतबों में प्रवेश को शब्द ज्ञान तथा धार्मिक प्रार्थनाएं दिखाई जाती थीं। मकतब की शिक्षा पूरी करके छात्र मदरसों में प्रवेश लेते थे। मदरसों में भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करते थे। पाठ्यक्रम। मकतबों में दिए जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को लिखना पढ़ना, पत्र व्यवहार, साधारण गणित, अरबी, फारसी की शिक्षा देकर तथा उनमें जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास किया जाता था। इस्लाम धर्म का ज्ञान देकर तथा कुरान को कंठस्थ कराकर छात्रों में धार्मिक और नैतिक आचरण से संबंधित प्रवृत्ति का विकास किया जाता था। मदरसों में प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 भागों यानी धार्मिक तथा लौकिक में बांटा जाता था। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान, हदीस तथा फिक्र यानी धर्मशास्त्र का गहन तथा विस्तृत अध्ययन छात्रों को कराया जाता था। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, कानून
तथा कृषि आदि विषयों का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जाता था। शिक्षण पद्धति मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। रटने तथा स्मरण पर बल दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अध्यापक की उपस्थिति में बड़ी कक्षा के कुशल और योग्य छात्र छोटी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते थे। राज दरबारों में महत्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रार्थ भी कराया जाता था। शिक्षा अरबी फारसी के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन बाद में प्रारंभिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से प्रदान की जाने लगी। गुरु शिष्य संबंध मुस्लिम काल में गुरु और शिष्य के इस संबंध बहुत घनिष्ठ थे। शिक्षकों को समाज में अत्यंत सम्मानीय स्थान दिया जाता था। शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता था, फिर भी उन्हें सभी स्थानों पर बहुत सम्मान मिलता था। छात्र गुरु के आदेशों का पालन करके अनुशासन, विनम्र और सहनशील बन जाते थे तथा गुरु छात्रों में श्रद्धा पाकर पूजनीय बन जाता था। अनुशासन दंड तथा पुरस्कार मुस्लिम काल में छात्र अत्यंत अनुशासित रहते थे। नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार, आत्मानुशासन और विनयशीलता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य था। अनैतिक आचरण करने पर, झूठ बोलने पर, दैनिक पाठ याद न करने पर और आशिष्ट आचरण करने पर छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। शिक्षक छात्रों को अपनी इच्छानुसार दंड देते थे। बेंत, लात, घूंसे, कोड़े लगाने, उठक बैठक करने, खड़ा करने तथा मुर्गा बनाने जैसे दंड दिए जाते थे। कुशल, योग्य तथा चरित्रवान छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता था। कुछ शासक सम्मानित तथा धनी नागरिक योग्य छात्रों को पुरस्कार प्रदान करते थे। स्त्री शिक्षा मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी। मुस्लिम काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण स्त्री शिक्षा का विकास बहुत कम था। कम आयु की लड़कियां मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थीं, लेकिन उच्च शिक्षा घर पर ही ग्रहण करने की व्यवस्था थी। इसीलिए उच्च शिक्षा केवल शाही तथा धनी परिवारों तक ही सीमित थी। व्यवहारिक शिक्षा मुस्लिम काल में शासकों द्वारा हस्तकला, ललित कला और वास्तुकला जैसी व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था। मुस्लिम काल में नक्काशी, दस्तकारी, पच्चीकारी, हाथीदांत, मलमल आदि कला कौशल से संबंधित कार्य भी उच्च कोटि में किए जाते थे। इसीलिए इन कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ काम करके छात्र इन कलाओं का परीक्षण करते थे। सैनिक शिक्षा मुस्लिम काल में शासकों को अपने शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध करने पड़ते थे। इसीलिए इस काल में सैनिक शिक्षा का भी पर्याप्त विकास हुआ। छात्रों को निपुण योद्धाओं के द्वारा तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध संचालन तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था। उपाधियाँ मुस्लिम काल में शिक्षा समाप्ति के पश्चात छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं। तर्कशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र की समाप्ति पर फाजिल और धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर आलिम की उपाधि प्रदान की जाती थी। निःशुल्क शिक्षा इस काल में छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी।
उर्दू भाषा का विकास। मुस्लिम युग में उर्दू भाषा का विकास हुआ और इसी भाषा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। अरबी तथा फारसी की शिक्षा पर बल। मुस्लिम काल में फारसी और अरबी शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था। साहित्य की प्रगति। इस युग में साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। प्रत्येक सम्राट द्वारा विद्वानों को आश्रय प्रदान किया जाता था। धार्मिकता पर जोर। मध्यकालीन शिक्षा में धार्मिकता पर जोर दिया जाता था। आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व। मुस्लिम काल में मुस्लिम शिक्षा में हमें ऐसे अनेक उपयोगी तत्व मिलते हैं जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय। इसका विवरण निम्न प्रकार है। निःशुल्क शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा प्राथमिक और उच्च स्तरों उच्च दोनों स्तरों पर निःशुल्क थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर तो निःशुल्क है, पर माध्यमिक और उच्च स्तरों पर नहीं। अतः इन स्तरों पर शिक्षा को निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि आज की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अनेक छात्र माध्यमिक और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए लालायित होने पर भी उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यह तथ्य निर्धन परिवारों के बालकों के विषय में विशेष रूप से सत्य है। उच्च शिक्षा को निःशुल्क बनाने से राज्य सरकारों का व्यय अवश्य बढ़ जाएगा, पर इससे हित भी अवश्य अधिक होगा। इसकी पुष्टि में यह कारण प्रस्तुत किया जा सकता है कि देश को प्रतिभाशाली व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं जो प्रखर बुद्धि वाले होते हुए भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने को समर्थ पाते हैं। व्यवहारिक शिक्षा। आज की वैज्ञानिक युग में शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाना सर्वदा अनुचित है। अतः यह आवश्यक है कि जिस प्रकार मुस्लिम शिक्षा में व्यवहारिक विषयों को महत्व दिया जाता था, इसी प्रकार भारत की आधुनिक शिक्षा में भी दिया जाए। व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र समाज में उपयोगी सदस्य बन सकते हैं और साथ ही अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन भी कर सकते हैं। शिक्षक की स्थिति में उन्नति। आधुनिक भारत में शिक्षक की स्थिति में निम्न से निम्नतर होती चली जा रही है। इसके लिए आंशिक रूप से शिक्षक पर मुख्य रूप से समाज और राज्य उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि न तो शिक्षक को समाज में सम्मान प्राप्त है और न संरक्षण। अतः आवश्यक है कि समाज और राज्य दोनों ही उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करें और उसकी स्थिति को समृद्ध बनाने में उद्योग करें। मुस्लिम युग में शिक्षक को छात्रों की भक्ति, समाज का सम्मान और राज्य का संरक्षण प्राप्त था। आधुनिक भारत में मुस्लिम शिक्षा के इस तत्व को एक मत से स्वीकार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत संपर्क। मुस्लिम युग में अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे, फलस्वरूप उसमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता था। इस संपर्क के माध्यम से शिक्षक छात्रों में विशिष्ट गुणों का समावेश करते थे। आधुनिक भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत संपर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही कारण है कि छात्र में उच्छलता और अनुशासनहीनता की निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। इसको समाप्त करने और छात्रों का चारित्रिक उन्नयन करने के लिए शिक्षकों से उनका निकट और व्यक्तिगत संपर्क होना परम आवश्यक है। अतः मुस्लिम शिक्षा में पाए जाने वाले शिक्षकों और छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क को आधुनिक भारतीय शिक्षा में समाविष्ट किया जाना अनिवार्य है। धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय। आज के भौतिक युग में लौकिक शिक्षा की असीम आवश्यकता है, किंतु इस शाश्वत सत्य को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि
धर्म व्यक्ति के जीवन और चरित्र का प्रधान आधार स्तंभ है। आधुनिक भारतीय शिक्षा की परिधि में से धर्म को बाहर निकालकर इस आधार स्तंभ को हटा दिया जाता था। इसके कुत्सित परिणाम भारत के प्रत्येक स्थान में देखने को मिल रहे हैं। अकारण झूठ बोलना, स्वार्थवश धोखा देना, निज हित के लिए लूटमार करना, काम वासना की तृप्ति के लिए अबलाओं का अपहरण करना, ये सभी बातें धर्म विहीन शिक्षा की घोतक हैं। इनके कारण आज के भारतीय अपने आदि पूर्वजों की बर्बर व्यवस्था की ओर अत्यंत त्वरित गति से बढ़ रहे हैं। इससे उनकी रक्षा तभी की जा सकती है जब मुस्लिम शिक्षा का अनुकरण करके आधुनिक भारतीय शिक्षा में भी धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा का समन्वय किया जाए।